दुनिया में मीडिया की स्वतंत्रता को मापने के लिए सबसे चर्चित सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है। इसे हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे RSF कहते हैं, नामक एक इंटरनेशनल एजेंसी तय करती है, यानी डिसाइड करती है, जो कि फ्रांस में है। यह संस्था दुनिया के 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारों की स्वतंत्रता, सुरक्षा, कामकाज की स्थिति का आकलन करती है। जब किसी देश की रैंकिंग ऊपर या नीचे आती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वहां के पत्रकार बेहतर या खराब हैं। इसका अर्थ केवल इतना होता है कि उस देश में पत्रकारों को कितना स्वतंत्रता मिली हुई है, यानी कितना स्वतंत्र वातावरण में वो कार्य करते हैं और उनकी सुरक्षा के साथ क्या। इसका अर्थ केवल यह होता है कि उस देश में पत्रकारों को कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है और कितनी सुरक्षा के साथ काम कर पाते हैं। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि जिस देश की रैंकिंग बेहतर है वहां की पत्रकारिता भी बेहतर होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी देश में सैकड़ों टीवी चैनल हैं, हजारों अखबार हैं, फिर भी अगर पत्रकार दबाव में काम कर रहे हो तो उसकी रैंकिंग खराब होगी। दूसरी तरफ किसी छोटे देश में या किसी भी बड़े देश में मीडिया संस्थान कम हो या ज्यादा हो, लेकिन पत्रकार अपेक्षाकृत स्वतंत्र हो तो उसकी रैंकिंग बेहतर है। इसलिए यह रैंकिंग पत्रकारिता की गुणवत्ता नहीं है, बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता को मापने का प्रयास करती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझो। अभी अभी हम लोग सुनते हैं कि दुनिया में 180 देशों में भारत का रैंकिंग 157 है, जबकि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की रैंकिंग 87 है। इसका मतलब यह हुआ कि पत्रकार बुरे नहीं हैं, बल्कि पत्रकारों की स्वतंत्रता, काम करने में सुरक्षा। इसका मतलब यह है कि जैसे भारत है, भारत में 157 रैंक है, इसका मतलब है यहां के पत्रकार स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते, उन पे दबाव है, इसलिए स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर पाते। नेपाल 87 है, यानी भारत के कंपैरेटिवली उनकी स्वतंत्रता काफी है, उन पे दबाव वगैरह बहुत कम है। अब वो समझते हो क्या है? मान लीजिए कि दो देश है, आप ए भी जाने दो, दो देश है, एक है भारत और एक है नेपाल। भारत में 1000 टीवी चैनल हैं, राइट, हजारों अखबार और विशाल मीडिया उद्योग है। पहली नजर में लगा यहां मीडिया पूरी तरह स्वतंत्र होगी, लेकिन अगर इन चैनलों पर सरकार, अगर उन चैनलों पर ये जो पत्रकार हैं या एंकर हैं सरकार की आलोचना करने से बचता हो, पत्रकारों को मुकदमों का डर हो और कुछ विषयों पर रिपोर्टिंग करने का दबाव महसूस करता हो, उन्हें जान की असुरक्षा महसूस होती है, राजनीतिक दबाव महसूस होता है, आर्थिक दबाव महसूस होता है, इसलिए चाहकर भी स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर पाते। इसका मतलब है उस देश की जो मीडिया है उसकी रैंकिंग नीचे है। दूसरी तरफ अगर हम नेपाल की बात करते हैं, वहां भी काफी चैनल्स हैं, मीडिया का आकार भी है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन पत्रकार स्वतंत्र और बड़े उद्योगपति, सेना और अन्य शक्तिशाली संस्थाओं पर खुलकर सवाल उठाते हैं और उन्हें कम कानूनी या राजनीतिक दबाव का सामना करना नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में RSF नेपाल को बेहतर रैंकिंग देगा। इसी कारण से नेपाल की रैंकिंग 87 है। अब समझते हैं कि रैंकिंग मापी कैसे जाती है। RSF जो गैर सरकारी संगठन है फ्रांस में, किसी देश की रैंकिंग तय करने के लिए 5 प्रमुख मानकों का उपयोग करता है, यानी 5 मेजरमेंट के तरीके हैं। पहला है राजनीतिक वातावरण।
राजनीतिक वातावरण का मतलब ये होता है कि पत्रकारों को सरकार और राजनीतिक नेताओं की आलोचना करने की कितनी स्वतंत्रता है। यानी क्या, भारत की बात करिए, नेपाल की बात करिए, कि वहां के पत्रकार, वहां के मीडिया चैनल सरकार की आलोचना कर पाते हैं, स्वतंत्र रूप से सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, किसी राजनेता के दबाव में तो काम नहीं करते, सरकार के दबाव में नहीं काम करते। अगर दबाव में काम करते हैं तो रैंकिंग नीचे है, दबाव में नहीं काम करते तो रैंकिंग ऊपर है। एक तो पहला है, अगर पत्रकार सत्ता पक्ष के खिलाफ रिपोर्टिंग करते समय डर महसूस करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा मानक है कानूनी ढांचा, यानी वहां कानून कैसा है। उसमें यह देखा जाता है कि देश के कानून पत्रकारों की रक्षा करते हैं या उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी उस देश का, मान लो भारत है या नेपाल है, यहां के कानून ऐसे हैं कि पत्रकार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता हो या किसी कारण से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर रोक लगाता हो। यह है दूसरा मानक। भारत में है कि एक कानून है आईटी एक्ट में कि भारत सरकार चाहे तो कोई दंगा फसाद, ऐसी सूचना, ऐसी समाचार जिससे दंगा फसाद भड़कता हो, देश में टेंशन का माहौल पैदा हो, तो इन सारी चीजों को वो रोक सकती है, प्रसारण से रोक सकती है या जो वीडियो बना है उसे हटा सकती है। लेकिन आप भारत की मीडिया चैनल को खोलकर देखिए, बस 2-3 ही काम होगा, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा। देश में तनाव भी बनाए रखना है लेकिन नहीं रोकती। यहां पर इसका मतलब हुआ कि वो मीडिया जिसको एक टर्म यूज होता है गोदी मीडिया, यानी सरकार के पक्ष में होकर के काम करती है। अब सरकार के पक्ष में इसलिए काम करती है कि वो राजनीतिक दबाव में है। राजनीतिक दबाव का मतलब है सरकार की तारीफ करना, सरकार की आलोचनाओं को नहीं करना या सरकार की जो बुराइयां हैं उसे सही ढंग से प्रॉपर पॉजिटिवली आम जनता के सामने प्रेजेंट करना। तीसरा मानक है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि यदि मीडिया संस्थान सरकारी विज्ञापनों या कुछ ऐसे कॉरपोरेट समूहों पर अत्यधिक निर्भर है तो उसकी जो संपादकीय है, लेखन है, अभिव्यक्ति प्रभावित होगी। भारत जैसे देश में बहुत सारे चैनल हैं जो उद्योगपतियों का है, अंबानी का है, अडानी का है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं और जिनका नेक्सस सरकार से होता है, मतलब इनडायरेक्टली सरकार उस पर कंट्रोल करती है। अगर ऐड नहीं मिलेगा तो व्यवसाय नहीं चल पाएंगे। सरकार का जो मीडिया चैनल है उनको ऐड उनसे मिलता है। एक पत्रकार के बारे में पढ़ा था, इंटरव्यू ही देखा है, वीडियो है उसका, क्योंकि सारी बात को फैक्ट से बोलना होता है, नहीं तो सरकार कोई ना कोई कार्रवाई भी कर देती है। उन्होंने बोला है कि 40-50% जो ऐड आता है सरकार का आता है, अगर सरकार के विरोध में हम बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो ऐड ही नहीं मिलेंगे तो सिस्टम ही नहीं चल पाएगी। इसका मतलब यह है कि जो आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए वो नहीं है, तो जितना भी मीडिया ग्रुप है वो सरकार के पक्ष में काम करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में रैंकिंग उसकी नीचे हो जाएगी। चौथा है, यानी चौथा मानक है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। कई बार पत्रकारों को समाज के विभिन्न वर्गों से धमकियां मिलती है या दबाव का सामना करना पड़ता है। राइट, होता है कि जैसे कोई हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा है तो किसी कम्युनिटी का ऐसा दबाव है जिस कारण से वो सही व्यक्त नहीं कर पाते, किसी जाति का, किसी धर्म का, या एक पक्षीय यानी तटस्थ न्यूट्रल होकर के अभिव्यक्ति यानी सूचना प्रसारण नहीं कर पाते। तो ये चौथा कारक है। और लास्ट है पांचवा ये है, सबसे महत्वपूर्ण मानक है कि उसकी क्या मीडिया को, पत्रकारों को सुरक्षा है। ऐसा तो नहीं कि पत्रकार पर हमला हो रहा है, चैनलों पर हमले हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, अपहरण होता है, हत्या की घटनाएं होती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में रैंकिंग प्रभावित होगी। इन सभी कारकों को मिलाकर ही अंतिम स्कोर और रैंकिंग तैयार की जाती है। तो भारत की रैंकिंग 157 है, नेपाल की रैंकिंग अभी 87 है। भारत की रैंकिंग पूरे साउथ एशिया में सबसे पीछे है। इवन बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका इन सबसे पीछे है।
तो समझ गए होंगे कि भारत में क्या है। भारत में या तो राजनीतिक दबाव है, आर्थिक दबाव है, सामाजिक दबाव है, कानूनी दबाव है। इस कारण से यहाँ के पत्रकार स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर पाते। इसका मतलब यह हुआ कि फिर भी नेपाल भी पूरी तरह समस्या मुक्त नहीं है। वहां भी पत्रकारों पर दबाव है, राजनीतिक हस्तक्षेप और स्थानीय स्तर पर धमकियों की घटनाएं होते रहती हैं। फिर भी अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों में नेपाल अक्सर दक्षिण एशिया के कई देशों से बेहतर स्थिति में दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण यह माना जाता है कि वहां पत्रकारों पर हिंसा और कठोर कानूनी कार्रवाई के मामले अपेक्षाकृत कम होते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसका मीडिया उद्योग दुनिया के सबसे बड़े मीडिया उद्योगों में से एक है। देश में सैकड़ों समाचार पत्र हैं, चैनल हैं, हजारों अखबार हैं, तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया क्षेत्र है। भारतीय मीडिया नियमित रूप से सरकार, विपक्ष, न्यायपालिका और विभिन्न संस्थाओं पर रिपोर्टिंग करती हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हाल के वर्षों में पत्रकारों की सुरक्षा, मुकदमों, इंटरनेट प्रतिबंधों और कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में रिपोर्टिंग की कठिनाई को लेकर चिंता व्यक्त की है। यही कारण है कि भारत की रैंकिंग अपेक्षाकृत नीचे रही है। दूसरी ओर भारत सरकार और कई भारतीय विशेषज्ञ इस मूल्यांकन से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि भारत की विशाल और विविध मीडिया व्यवस्था को रैंकिंग में पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता, यानी भारत को जानबूझ करके इनकी रैंकिंग विश्व स्तर पर कम दिखाए जाते हैं। बात यह है कि क्या यह रैंकिंग पूरी तरह से सही होती है, यानी जो मापदंड दिए गए हैं कि इनका 87 है, हिंदुस्तान का 157 है। मीडिया फ्रीडम रैंकिंग को लेकर दुनिया भर में बहस होती है। आरएसएफ का कहना है कि उसकी रैंकिंग विशेषज्ञों, पत्रकारों, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाती है। संस्था का दावा है कि उसका उद्देश्य केवल पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा का आकलन करना है। दूसरी तरफ कई सरकारें और विशेषज्ञ इस पद्धति की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि कुछ देशों की जटिल परिस्थितियों को केवल एक संख्या में समेटना मुश्किल है। कई बार किसी देश की वास्तविक स्थिति और उसकी रैंकिंग के बीच अंतर दिखाई देता है। इसलिए इस रैंकिंग को एक महत्वपूर्ण संकेतक तो माना जाता है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब भी इस बात को आप सुनेंगे कि कोई देश प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में ऊपर गया है या नीचे गया है, तो यह समझना जरूरी है कि यहां पत्रकारिता की गुणवत्ता की नहीं, बल्कि पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रैंकिंग है। यह हमें यह संकेत देती है कि किसी देश में मीडिया किस वातावरण में काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच।